हेलो फ्रेंड्स, आज हम जॉन कीट्स की लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत ओड टू ऑटम पढ़ेंगे। ओड टू ऑटम 19 सितंबर 1819 को लिखी गई और 1820 में पब्लिश हुई। ये कीट्स की आखिरी ओड थी। गर्चे अपनी ज़ाती मसाइल की वजह से कीट्स के पास शायरी को देने के लिए वक्त बहुत कम बचा था, मगर ख़ज़ां की एक शाम विंचेस्टर के नज़दीक वॉक करने के बाद कीट्स ने यह ओड लिखी थी। इस ओड के लिखने के एक साल बाद वो रोम में इंतकाल कर गए। चलिए नज़म शुरू करते हैं। ओड टू ऑटम। ओड किसी ऐसी लिरिक पोम को कहते हैं जिसमें किसी चीज़ की तारीफ़ की गई हो। पहला स्टेंजा देखें। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। जॉन कीट्स ऑटम को धुंध और पके हुए फलों का मौसम कहकर पुकार रहे हैं और फलों के पकाने वाली धूप का करीबी साथी बोल रहे हैं। क्लोज बॉजम फ्रेंड का मतलब है नज़दीकी साथी। मैच्योरिंग सन यानी कि ऐसी धूप, ऐसा सूरज जो फल पकाने में मदद देता है। तो ऑटम को सूरज का करीबी साथी यानी कि फलों को पकाने वाली धूप का करीबी साथी कहकर पुकार रहे हैं। कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट द वाइन्स दैट अराउंड द थैच ईव्स रन। सूरज के साथ मिलकर साजिश कर रहा है कि कैसे घर के छज्जों पर मौजूद अंगूर की शाखों को अंगूर के फलों से भरना है। To bend with apples and moss cottage trees and fill all fruits with ripeness to the core। और सेब की शाखों को सेब के फल से झुकाने के लिए और तमाम फलों को उनके मरकज़ तक यानी बिल्कुल अंदर तक पकाने के लिए। To swell the goat and plump the hazel shells with a sweet kernel। कद्दू को फुलाने के लिए और हेज़ल के शेल्स को मीठे गोदे से भरकर बड़ा करने के लिए। To set budding more, मज़ीद कॉम्प्लें खिलाने के लिए। And still more later flowers for the bees until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their clammy cells। और मज़ीद मक्खियों के लिए देर से खिलने वाले फूल खिलाने के लिए तब तक जब तक वो ये नहीं सोचते कि ये गर्म दिन कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि मौसम गरमान ने इनके छीपदार खुलियों को किनारों तक भर दिया है। मतलब ये है कि पूरे गर्मियों के मौसम में मक्खियों ने इतना शहद जमा कर लिया है कि इनके छत्ते के सारे डब्बे या सारे खाने मुकम्मल भर चुके हैं। दूसरा स्टेंजा देखें। हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट एमिड दाई स्टोर। तुम्हें किसने बारहा अपने स्टोर के दरमियान नहीं देखा है। यहाँ पर स्टोर से मुराद प्लेंटी यानी ज़्यादा है, क्योंकि ख़ज़ां में पके हुए फल और अनाज ज़्यादा मकदार में होते हैं। Sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind। बाज़ औक़ात जो भी तुम्हारी तलाश में बाहर निकलता है, अब्रॉड का मतलब बाहर खेतों में और बागों में, वो तुम्हें अनाज के ढेर पर बेफिक्र बैठा हुआ पाएगा। वो बेफिक्र इसलिए है क्योंकि उसने हवा की मदद से काफ़ी अनाज पछोड़ा है। हवा के ज़ोर से भूसा और अनाज को अलग करने के अमल को विनोइंग कहा जाता है। और तुम्हारे बालों को हवा ने आहिस्ता से ऊपर उठाया हुआ है। यहाँ पर कीट्स उस विनोवर की तरफ इशारा कर रहा है जो अनाज के ढेर पर बैठी है। विनोइंग करने वाले को विनोवर कहा जाता है और यहाँ पर विनोवर एक लड़की है। और ऑन अ हाफ रीप फरो साउंड एस्लीप, या किसी अध कटी हुई फसल की क्यारी में गहरी नींद सोई हुई हो। ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज वाइल दाई हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेथ एंड ऑल इट्स ट्वाइन फ्लावर्स। खसखास की महक की वजह से ख्वाब आलूद जबकि तुम्हारी दरानती अगली अनाज की बाली और इसके सारे फूलों को छोड़ती है। यहाँ पर कीट्स ये कहना चाह रहे हैं कि जब वो फसल की अगली कतार की जानिब अपनी दरानती लेकर बढ़ती है तो वहाँ मौजूद खसखास के फूलों की महक की वजह से वो ख्वाब आलूद हो जाती है, मतलब उसे नींद आने लगती है। पॉपीस खसखास को कहते हैं, एक ऐसा फूल है जिसके बीच से अफ्यून बनता है। And sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy laden head across a brook। और बाज़ औक़ात किसी अनाज इकट्ठा करने वाली की तरह तुम अपने बोझ बरदार सर को हमवार रखकर नहर पार करती हो। और by a cider press with patient look thou watchest the last oozings hours by hours। या किसी जूस निकालने वाले आले को घंटों बहुत सब्र के साथ आखिर तक कतरा कतरा रस रिसते हुए देखते हो। तीसरा और आखिरी स्टेंजा देखें। Where are the songs of spring? Hey, where are they? बहार के नगमे कहाँ हैं वो। चंद क्रिटिक्स का मानना है कि कीट्स को यह लाइन नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि उसके नज़दीक जब ऑटम खुद इतना खूबसूरत है तो फिर वापस स्प्रिंग की बात करने की ज़रूरत नहीं थी। खैर, अगली लाइन देखें। Think not of them, thou hast thy music too,
while barred clouds bloom the soft dying day and touch the stubble plains with rosy hue। जब दारीदार बादल आसमान पर शाम के वक्त हल्की सी रोशनी में दमक रहे होते हैं और स्टबल प्लेन्स से मुराद वो खेत हैं जहाँ की फसल कटी हुई होती है, तो वो खेत शाम के वक्त उन बादलों की दमक की वजह से सुर्खी माइल हो रहे हैं। यहाँ पर यह भी बताना मकसूद है कि बहार के नगमे सुबह के वक्त सुनाई देते हैं जब अलग सुबह परिंदे चहचहाते हैं, जबकि ख़ज़ां के नगमे शाम को सुनाई देते हैं। Then in a wailful choir the small nuts moan among the river shallows। फिर छोटे छोटे मक्खियाँ बेत के दरख्तों के दरमियान एक बड़ी तादाद में बहुत दुखी नगमे गाते हैं और ऐसा लगता है कि वो कोई मातम कर रहे हैं। रिवर सालोस का मतलब बेत के दरख्त हैं। बोन अलोफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज। बोन अलोफ्ट यानी बुलंद होते हैं। नट्स बहुत छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो मच्छर की तरह होते हैं, ये बहुत हल्के होते हैं, लिहाजा जब हवा चलती है तो बुलंद हो जाते हैं और रुकती है तो नीचे आ जाते हैं। एंड फुल ग्रोन लेम्स लाउड ब्लीड फ्राम हिली बोन। और बड़े मेमने चटानी नालों से बहुत ज़ोर से अपनी आवाज़ निकालते हैं। यहाँ पर मेमने बहुत छोटे नहीं हैं इसलिए इनकी आवाज़ ऊंची है। हेज क्रिकेट सिंग। बाढ़ में मौजूद झींगर गाने लगता है। क्रिकेट या झींगर टिड्डी की तरह का एक जानवर होता है जो शाम के वक्त आवाज़ें निकालता है। एंड नाउ विथ ट्रबल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्राम अ गार्डन क्रॉफ्ट। और अब मीठी पतली आवाज़ में एक छोटा परिंदा बागीचे से सीटी बजा रहा है। रेड ब्रेस्ट एक छोटा सा परिंदा होता है जिसकी छाती सुर्ख होती है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज। और आसमान में अबाबिल इकट्ठे होकर चूँ चूँ कर रहे हैं। ट्विटर और चिर्प एक अलामत है कि अब सर्दियाँ आ रही। यहाँ पर ख़त्म होता है ओड टू नाइटिंगेल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप ओड टू नाइटिंगेल मुकम्मल तरीके से समझ चुके होंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।